हम अक्सर विदेशी देशों को देखते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब बात अपनी ही धरती की आती है तो लोग अब भी इसके बारे में संदेह में रहते हैं। आज की इस वर्चुअल यात्रा में मैं आपको एक ऐसी धरती पे ले जाऊंगा जहां पहुंचने के लिए आपको खूबसूरत नदियां, मंत्रमुग्ध कर देने वाले जंगलों, पहाड़ों, घाटियों और हजारों साल पुराने गांवों तथा उनकी संस्कृति को पार करना पड़ता है। 4 दिनों की इस जादुई यात्रा में लगभग 50 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके आप एक ऐसी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो आपकी अब तक देखी हुई किसी भी चीज से कहीं आगे है। एक ऐसी जगह जिसके नाम का अर्थ है देवताओं की घाटी। यह है उत्तराखंड की हर की दून की घाटी। हर की दून का बेस विलेज है उत्तरकाशी में, जहां आने के लिए देहरादून से 200 किलोमीटर का एक सीनिक सफर करके हम पहुंचते हैं सांकरी विलेज। 20 से भी ज़्यादा ट्रैक्स का बेस विलेज, जिसमें से केदारकंठा, बालीपास, हर की दून काफ़ी पॉपुलर और सुंदर ट्रैक हैं। लेकिन फिलहाल तो सांकरी पहुंच के इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ हमने अपना आज का दिन ख़त्म किया। सुबह उठे तो मौसम एकदम सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर टारगेट क्लियर था। आज हमें लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक करना था। लेकिन उससे पहले हमें पहुंचना था दरकोट विलेज, जो कि सांकरी से 10 किलोमीटर दूर है। और वहां पहुंचने के लिए हम लेते हैं अपनी लाइफ की सबसे यूनिक राइड। और हाँ, इस ट्रैक को करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है, जो आपको सांकरी फॉरेस्ट बेस कैंप से मिलती है। वैसे तो गाड़ी आपको गंगाड़ विलेज तक ड्रॉप करती है, पर बारिश की वजह से हम दरकोट विलेज तक ही टैक्सी से जा पाए। आगे अब हमें डाउन ट्रैक करके पहुंचना था गंगाड़ विलेज तक, जो रास्ता बिल्कुल सीनिक व्यू से भरा हुआ था। और वहां से हमें अपना अप ट्रैक स्टार्ट करना था हर की दून। अब वैसे तो हर की दून ट्रैक करने के 2 तरीके हैं। पहला, सांकरी से सीधा ओसला विलेज तक की टैक्सी राइड और फिर 6 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक। और दूसरा, 25 किलोमीटर का कंप्लीट ब्यूटीफुल ट्रेल से होते हुए 2 रात कैंप करके इस खूबसूरत वैली में पहुंचना। तो यह काफी स्पष्ट था कि हमने दूसरा विकल्प चुना। आज हमें
11 किलोमीटर का ट्रैक करके सीमा कैंप साइट पहुंचना था। ट्रैक की शुरुआत से ही बारिश हो रही थी, लेकिन आप जानते हैं कि बारिश किसी जगह में एक अलग ही आकर्षण ले आती है, जैसे सब कुछ बिल्कुल अलग तरह से चमक रहा है। भले ही बारिश हो रही थी, फिर भी इन पगडंडियों पर चलते हुए काफी सुकूनदायक लग रहा था। कभी इन जंगलों की पगडंडियों के बीच से, तो कभी किसी नदी के किनारे। कदम दर कदम हम आगे बढ़ रहे थे। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं और अभी हमने अपने ट्रैक के 8 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और बस 3 किलोमीटर बाद हमारा कैंप है। यहाँ से आगे बढ़ते ही ट्रैक पर हमें स्थानीय पहाड़ी कुत्ते मिले। इनका ट्रैकर्स के साथ जुड़ना बहुत दिल छू लेने वाला अनुभव होता है। ऐसे कई कुत्ते रास्ते में गाइड बन जाते हैं, जो खतरनाक रास्तों पर यात्रियों की हेल्प करते हैं और उसके साथ पूरे सफर को यादगार बना देते हैं। शंभू शंकर। ऊपर जाके हमें पता चला हम सीमा में फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं, जिसका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। अब इस लंबे थकान देने वाले दिन के बाद आखिरकार वक्त था रेस्ट करने का। एक लंबी हाइक के बाद रेस्ट करने का एक अलग ही एहसास होता है। अब बस हम यह प्रार्थना कर रहे थे कि कल बारिश ना हो। उस टाइम हमने रेस्ट ना कर इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज में से एक ओसला विलेज में जाने का फैसला किया। 5000 साल पुराना एक गांव। वेलकम टू ओसला। गांव की तरफ देख के ऐसा लग रहा है किसी ने पूरे गांव को उठा के बीच पहाड़ पे रख दिया है। ओसला में पहुंचते ही मानो आप एक अलग दुनिया में आ जाते हो। यह गांव आज भी नेचर के साथ परफेक्ट बैलेंस में है। गांव में एंट्री होते ही आपको देखते हैं हजारों साल पुराने घर, कल्चर जो आज भी कई सालों से नहीं बदला। और इन सब के बीच में है सोमेश्वर महादेव का यह मंदिर। पहले इसे दुर्योधन मंदिर कहा जाता था। पहले यहाँ रहने वाले लोग दुर्योधन की पूजा करते थे, लेकिन अब यहाँ सोमेश्वर महादेव अर्थात भगवान शिव की पूजा की जाती है।
यहाँ दुर्योधन मंदिर कैसे बना, इसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि पहले लोग यहाँ दुर्योधन को कुल देवता के रूप में पूजते थे। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अनोखी और प्राचीन है। मंदिर अभी बंद है। ये मंदिर सिर्फ सावन के महीने में खुलता है, तो हमने बाहर से ही मंदिर के दर्शन करे। इस गांव में आकर जो एहसास हो रहा है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस गांव में आपको हर चीज मिलेगी। अगर आप यहाँ नज़ारों के लिए आ रहे हैं तो आपको बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे, और अगर आप यहाँ के इतिहास और यहाँ के लोगों को जानने के लिए आ रहे हैं तो वो भी आपको पूरी तरह से असली और लगभग अछूता मिलेगा। आज भी यहाँ के लोग घास काटने, गाय भैंस की देखभाल और अपने पारंपरिक कामों में लगे रहते हैं। और गांव की सुंदरता देखते हुए हम वापस अपने गेस्ट हाउस सीमा में आ गए। अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठ के हमने जल्दी ट्रैक स्टार्ट करने का फैसला किया। आज हमने टारगेट लिया कि हम आज ही हर की दून का आगे का 14 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करेंगे, और हमने नाश्ता करके आगे का ट्रैक शुरू किया। आज मौसम बिल्कुल साफ था। शुरू के 2 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला था। उसके बाद चढ़ाई थोड़ी नॉर्मल हुई। ऊपर से पूरी घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। अब हम अपने गेस्ट हाउस को बहुत पीछे छोड़ आए थे, पर अभी आगे का रास्ता बहुत चैलेंजिंग था। कुछ और किलोमीटर चलने के बाद हमें एक वाटरफॉल मिलता है, जहाँ पर हम सब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपनी अपनी वाटर बॉटल को रिफिल करते हैं। यह जगह पूरी बचपन में बनाई हुई पेंटिंग की तरह लग रही थी। पीछे पहाड़, आगे पेड़ और उसके सामने से बहता हुआ पानी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते गए, पेड़ कम होने लगे और कांटेदार झाड़ियां अधिक दिखाई देने लगी। उस दिन हमारी योजना थी कि ट्रैक करके हर की दून पहुंच जाएं और फिर वहां कुछ घंटों आराम करने के बाद हम वापस सीमा बेस कैंप लौट आएंगे। यहाँ से आगे चढ़ाई बहुत खड़ी थी और रास्ता भी संकरा हो गया था। रास्ते के एक तरफ गहरी खाई दिखाई दे रही थी। ट्रैक के आखिरी 1.5 से 2 किलोमीटर इतने सुंदर हैं कि आप ट्रैक कम करते हैं और नज़ारों का आनंद लेने के लिए ज़्यादा बार रुकते हैं।
बीच में कुछ जगह रास्ता खराब भी था, हमें झरनों के ऊपर से होके गुजरना था। अभी तक का जो रास्ता था कहीं पर थोड़ा इजी और कहीं पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, तो इसको आप मॉडरेट ट्रैक कह सकते हैं। जिस बर्फ से ढके पहाड़ों को मैं ओसला से निहार रहा था, आज हम उसके काफी करीब पहुंच चुके थे। हम इस अनुभव और इस ट्रेल की खूबसूरती को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि उतने में हम मुख्य घाटी में पहुंच जाते हैं, और उसे देखते ही एक पल में हमारे दिमाग पूरी तरह शांत हो गया। मतलब कोई जगह इतनी शांत कैसे हो सकती है। जो स्वर्गारोहिणी यहाँ दिखाई दे रही है, जो 4 चोटियाँ दिख रही हैं, कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर यहाँ से स्वर्ग गए थे, उनके साथ उनका एक कुत्ता भी गया था। तो आखिरकार हम हर की दून ट्रैक के शिखर पर पहुंच गए हैं और हर कोई बहुत खुश है। जब आप किसी शिखर पर पहुंचते हो तो वह आपको एक अलग ही खुशी देता है। और इस जगह की बात करें तो आप इसकी विशालता को ना तो माप सकते हो और ना ही पूरी तरह बयान कर सकते हो। अगर आप मेरे बाईं तरफ देखोगे तो वह है स्वर्गारोहिणी पीक 1, उसके पीछे पीक 2 और पीक 3 है, और उनके पीछे है ब्लैक पीक। तो यही है हर की दून, देवताओं की घाटी। और इसे देवताओं की घाटी क्यों कहा जाता है? हर की दून की खोज सबसे पहले अंग्रेजों के समय में हुई थी। यह अंग्रेजों के ज़माने का ट्रैक है। उसके बाद बंगालियों ने भी यहाँ बहुत सारे ट्रैक मार्गों की खोज की। हर का अर्थ भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जब भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया था तो उसकी जो धुन निकली थी उसी को धुन कहा जाता है। पुराने समय में यहाँ भेड़ बकरियाँ चराई जाती थी और उनकी ऊन काटी जाती थी। उस समय एक बाजगी यहाँ अपने ढोलक बजा रहा था। कहते हैं कि उसका ढोलक भी यहीं कहीं गायब हो गया और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अगर कोई यहाँ एकांत में बैठता है उसे आज भी डमरू जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। इस वजह से इस जगह का नाम हर की दून पड़ा। इन पहाड़ों की कहानियों, इनकी खूबसूरती और इनका स्वभाव आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, खासकर धैर्य। यहाँ कुछ भी अपनी समय सीमा के अनुसार नहीं चलता। मौसम बिना चेतावनी के बदल जाता है, रास्ते गायब हो जाते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं, लेकिन पहाड़ नियंत्रण को नहीं बल्कि धैर्य और दृढ़ता को पुरस्कृत करते हैं। ट्रैकिंग के वो 2 कठिन दिन अब हम भूल चुके थे, और वैसे भी ट्रैकिंग का एक बुरा दिन भी दफ्तर के एक अच्छे दिन से बेहतर होता है। फिलहाल इस घाटी को छोड़ने का समय आ गया था, क्योंकि अगले दिन हमें आगे बढ़ना था। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ इस ट्रैक पे जाना चाहते हैं तो उन्हें ये व्लॉग शेयर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में। तब तक के लिए हर हर महादेव।